Hello everyone. So today we are going to study about panic disorder. So introduction. So पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर जो है वो कहाँ से सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो पैनिक डिसऑर्डर का जो आइडिया है ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था पता है? ये आया था इरिटेबल हार्ट सिंड्रोम से, जो एक फिजिशियन था जैकब मेंडेस डा कोस्टा बोल के, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था अमेरिकन सिविल वॉर में जो सोल्जर्स था उन लोगों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद 1895 में सिगमंड फ्रॉइड जो है वो सबसे पहले ये एंजाइटी न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जो कंसिस्ट करता है एक्यूट एंड क्रोनिक साइकोलॉजिकल एंड सोमैटिक सिम्टम्स। तो ये रहा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। अभी देखते हैं पैनिक डिसऑर्डर है क्या। ये पैनिक डिसऑर्डर एक्चुअली है, इट इज ए इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी accompanied by feelings of impending doom is known as panic disorder। मतलब सडन अटैक आता है एंजाइटी का, सीवियर एंजाइटी का एक सडन अटैक आता है और उसके साथ ये फीलिंग आता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा कयामत आने वाले हैं मेरे जीवन में, इस तरह का कुछ फीलिंग आता है, तो इसको हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। So panic disorder is characterized by anxiety which is intermittent and unrelated to particular substances। ठीक है, ये जो पैनिक डिसऑर्डर है वो मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एंजाइटी होता है, उसमें सीवियर एंजाइटी होता है और वो इंटरमिटेंट होता है। जो सेंट्रल फीचर होता है पैनिक डिसऑर्डर का वो होता है पैनिक अटैक। उसमें क्या होता है, सडन सीवियर अटैक ऑफ एंजाइटी होता है जहाँ पे कुछ फिजिकल सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट हो जाता है, जैसे कि हार्ट पाउंडिंग होना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाता है, पल्पिटेशन हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, इस तरह का कोई सारा फिजिकल सिम्टम्स प्रोडोमिनेंट हो जाता है। और साथ ही साथ में वो डर भी रहता है वो इंसान को कि उसके साथ बहुत बुरा कुछ कंसिक्वेंसेस होने वाला है, जैसे कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है, इस तरह का एक फीलिंग उसके मन में चलता रहता है, डर उसके मन में चलता रहता है। तो इसका प्रिवेलेंस क्या है? सो लाइफ टाइम प्रिवेलेंस पैनिक डिसऑर्डर का जो है वो है 1.5 to 2%। ठीक है, ये लाइफ टाइम प्रिवेलेंस है और इट इज सीन 2 to 3 टाइम मोर ऑफन इन फीमेल्स, मतलब मेल से ज़्यादा फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रिवेलेंस है। सो इटियोलॉजी, क्या कारण हो सकता है इसका? तो पहला है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो पहला हो गया हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक थ्योरी ये बोलता है कि ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो मोस्ट कॉमन रहता है फर्स्ट डिग्री, जो पेशेंट है उसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर ये मतलब पैनिक डिसऑर्डर रहता है तो पेशेंट का 15 to 20% चांसेस रहता है उसका भी पैनिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहता है उन लोगों का ज़्यादा चांसेस रहता है ये होने का देन डाइजाइगोटिक ट्विंस। नेक्स्ट न्यूरो एनाटोमिकल में अगर हम देखते हैं तो ब्रेन का कौन कौन हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है, तो मेनली अगर हम कुछ स्टडीज के हिसाब से देखेंगे तो जो मॉडर्न थ्योरी है उस स्टडीज के हिसाब से देखेंगे तो मेनली जो पार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें वो है, जैसे यहाँ पे लिखा है रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द फ्रंटोलिम्बिक रीजन, मतलब ये जो फ्रंटोलिम्बिक रीजन है उसका रिडक्शन होता है। फ्रंटल लोब जो है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा सारा हायर फंक्शंस में, जैसे कि जजमेंट, इमोशन, कंसेंट्रेशन, इस चीज में। और लिम्बिक रीजन, ये जो लिम्बिक रीजन है, लिम्बिक सिस्टम जो है वो टेम्पोरल लोब में होता है और लिम्बिक सिस्टम में मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एमिग्डाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस। अभी अगर हम एमिग्डाला का जो पार्ट्स होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि
जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है एमिग्डाला, एमिग्डाला को हम फियर सेंटर भी बोलते हैं। मतलब हमारा जो भी फियर है, एंजाइटी है, जो भी चीज़ है वो सब का एरोजल सबको कंट्रोल करता है एमिग्डाला, जो लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। और तो इसीलिए जो एमिग्डाला है उसको ब्रेन का फियर सेंटर भी बोला जाता है, और टोटल लिम्बिक जो सिस्टम है उसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ये जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और ब्रेन स्टेम का हमारा मेन जो फंक्शन होता है वो है वो कंट्रोल करता है हमारा ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन, हार्ट रेट, ये सारा चीज हमारा ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा है कि अगर ये पैनिक डिसऑर्डर जो है वो परसिस्टेंट करता है, बहुत ज्यादा दिन तक चलता रहता है, तो पूरा जो होल जो ब्रेन है इस ब्रेन में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा न्यूरो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल में मेनली ये पाया गया है कि बायोकेमिकल में ब्लड लैक्टेट लेवल जो है हमारा वो पैनिक डिसऑर्डर में एलिवेटेड हो जाता है, एबनॉर्मल एलिवेशन हो जाता है हमारा ब्लड लैक्टेट लेवल का। नेक्स्ट है न्यूरोकेमिकल। सो मेनली जो न्यूरोकेमिकल इन्वॉल्व है हमारा पैनिक डिसऑर्डर में वो है हम नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा एंड सेरोटोनिन। ओके, ये तीन जो न्यूरो केमिकल है उन तीनों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पाया गया है पैनिक डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है हमारा साइकोडायनामिक थ्योरी इटियोलॉजिकल फैक्टर में। अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजिकल थ्योरी में पढ़ा, ठीक है, क्या क्या बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है। अभी हम देखते हैं साइकोडायनामिक थ्योरी क्या बोलता है, क्यों होता है एंजाइटी। तो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थ्योरी ये बोलता है, एक्चुअली साइकोडायनामिक थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थ्योरी ये है कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा पेनफुल सिचुएशन हम लोगों ने फेस किया और उस सिचुएशन को अगर हम लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भूल नहीं पा रहे, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेशन, एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्राइमरी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा पेनफुल घटना घटता है, सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन बाद नॉर्मली हम लोग वो चीज़ अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग से चले जाते हैं, तो जाके हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। अगर कोई कारणवशत अगर ये इसको हम रिप्रेशन बोलते हैं, तो कोई कारणवशत अगर ये प्राइमरी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन काम ना किया हो, काम नहीं कर रहा है, तो क्या करता है उस जगह में सेकेंडरी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट ना होता है, वहां पे ना होता है, तो वहां पे एंजाइटी आ जाता है और एंजाइटी फोरफ्रंट में आके डोमिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, आई थिंक आप सबको पता होगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अगर हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, कन्फ्लिक्ट आता है, तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है वो आगे आ जाता है और उसको डिफेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी तरह साइकोडायनामिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है, अगर बॉडी का हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उस जगह में हमारा सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो उस जगह में एंजाइटी हमारा फोरफ्रंट में आ जाता है और एंजाइटी डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि बचपन में शायद आप लोगों के सामने जब आप लोग थे और आप लोगों के सामने ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया कि आपका कोई सिस्टर बहुत कम उम्र में उस सिस्टर का हार्ट अटैक में उसका डेथ हो गया। तो ये जो चीज़ है एक पेनफुल सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कुछ दिन बाद नॉर्मली क्या होता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम भूल जाते हैं, तो जाके हम आगे बढ़ पाते हैं जिंदगी में। इसको हम रिप्रेशन बोलते हैं। अगर ये रिप्रेशन नहीं हो रहा है हमारे साथ, ये डिफेंस नहीं काम कर रही है, ये रिप्रेशन वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये अगर काम नहीं कर रहा है हमारे लाइफ में, तो क्या हो रहा है उस जगह में, और साथ साथ में कोई सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो
उस जगह में हमारा एंजाइटी सामने आ जाता है। तो हमको क्या हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, या शायद मेरे हेरिडिटरी में ऐसा है कि कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, शायद मुझे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। ये चीज सोच के उसको पैनिक अटैक आ सकता है। अचानक से उसको बहुत सडनली बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाता है, यार मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे भी कम उम्र में ऐसा मैं मर सकती हूँ, इस तरह का सोच के उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाता है और पैनिक अटैक आ सकता है। तो साइकोडायनामिक थ्योरी ऐसे ही एंजाइटी को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो एंजाइटी है वो ये हमारा लर्न्ड बिहेवियर है, मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं बचपन से, हमारे एनवायरनमेंट में जो हम देखते हैं उसी से हम लोग सीखते हैं, और एंजाइटी जो है, पैनिक कंडीशन जो है वो हमारे अंदर चला आता है। जैसे मान लीजिए जब आप बचपन में छोटा था तब आपको पता नहीं होता कि भूत क्या है, डरावना चीज है या अच्छा चीज है, पता नहीं होता, आपको सुना के डराया जाता है, ठीक है, कि भूत ऐसा है, शमशान में अकेले नहीं जाता है। तो ये आपने चारों तरफ से आपके पास जो मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, जो भी रिलेटिव्स है, आप उन लोगों के मुंह से या तो एनवायरनमेंट से, टीवी से देख के आप लोगों ने सीखा कि भूत एक नेगेटिव एनर्जी होता है, वो एक डरावना चीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों से आपने सीखा कि भूत को देख के डरना चाहिए, एंजाइटी। तो जब भी कोई भूत का सीरियल देखते हैं आप, या तो अंधेरे अकेले में जब आप रहते हो घर में कहीं पे, तो आपको अचानक से वो एंजाइटी हो सकता है कि आपको लगता है यार शायद भूत आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो चीज है एंजाइटी बिहेवियरल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है कि वो हम चार तरफ से सीखते हैं। नेक्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी में ये बोला है कि एंजाइटी पैनिक एंजाइटी जो डिसऑर्डर है वो एक्चुअली हमारे अंदर जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलता रहता है उसकी वजह से पैदा होता है। जैसे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे दिमाग में पूरा दिन किसी का बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, कहीं मेरा पति का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रिजल्ट खराब तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चा गिर तो नहीं गया। इस तरह का जो कंटिन्यूअस थॉट दिमाग में चलता रहता है ना, उसकी वजह से पैनिक एंजाइटी हो सकता है। नेक्स्ट कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो मतलब बहुत एसोसिएट ग्रेटर वे में एसोसिएट होता है पैनिक डिसऑर्डर होने के लिए। कुछ ऐसा डिसऑर्डर है मेडिकल डिसऑर्डर, जैसे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फियोक्रोमोसाइटोमास में क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर है जहाँ पे किडनी के टॉप में ना कुछ स्मॉल ग्लैंड फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन हो गया या तो विड्रॉल हो गया, जैसे भी कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कोकेन, अल्कोहल, मैरिजुआना, ओपिएट्स, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उससे सब्सटेंस लेने के बाद ये पैनिक अटैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। या तो फिर किसी को हाइपरग्लाइसेमिया है या तो कैफीन इंटॉक्सिकेशन हो गया। तो ये सारा जो मेडिकल कंडीशन है उसके साथ ग्रेटर लेवल में एसोसिएट होता है, पैनिक डिसऑर्डर होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो हम देखते हैं 1 by 1 क्लिनिकल फीचर्स क्या है। ये जितना भी क्लिनिकल फीचर्स मैं अभी बोलूंगी, ये इसमें से एटलीस्ट 4 सिम्टम्स जो है पैनिक अटैक को डायग्नोज करने के लिए कंफर्म किसी में 4 मिनिमम सिम्टम्स होना चाहिए। अगर 4 सिम्टम्स से भी कम हो रहा है तो उसको हम लिमिटेड सिम्टम अटैक बोलेंगे। तो 1 by 1 हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स है। पहला तो पल्पिटेशंस हो जाएगा, हार्ट पाउंडिंग, ठीक है, बहुत जोर से दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा, ट्रेमलिंग और शेकिंग हो जाएगा, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा, फीलिंग ऑफ चॉकिंग फीलिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो जाएगा, चेस्ट में डिस्कम्फोर्ट हो जाएगा, नाजिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील कर सकता है, अनस्टेडी गेट, ऐसे खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे गिर जाएगा,
ठीक है, फेंट हो जाएगा, डीरियलाइजेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन हो सकता है। उसको ऐसा फील होगा कि मेरे सामने सब कुछ मतलब अजीब है, कुछ भी रियल नहीं है, मैं रियल नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से डिटैच्ड हूँ, मैं जो हूँ मैं वो नहीं हूँ, इस तरह का अजीबोगरीब फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि ये जो कंडीशन है उसके कंट्रोल में नहीं है, वो क्रेजी होके जा रहा है, शायद उसको हार्ट अटैक हो रहा है, शायद वो मरने जा रहा है। इस तरह का फीलिंग्स उसको आएगा कि ये कंडीशन उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका हाथ पा जो है टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा। इसको हम पेरेस्थेसियास बोलते हैं। चिल्स और हॉट फ्लैश भी दिखाई देगा। ठीक है, तो कोर्सेस, इसका कोर्सेस क्या है? मेनली ये इसका जो एवरेज एज होता है शुरू होने का, वो मेनली शुरू होता है लेट 20s में। ठीक है, लेट 20s में शुरू होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी है वो डिफर करता है, मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब किसको कितना टाइम आएगा लाइफ टाइम में और कितना दिन तक रहेगा, माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा या सीवियर अटैक होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे किसी किसी को वीकली सिर्फ एक बार होता है और वो भी मॉडरेट सिम्टम्स दिखाई देता है, मॉडरेट अटैक दिखाई देता है। किसी किसी को एक वीक में कई बार आ जाता है वो सारा अटैक। ठीक है, कई बार आ जाता है, 3 बार 4 बार 5 बार आता है, पर वो जो सिम्टम्स है वो बहुत माइल्ड होता है, लिमिटेड अटैक दिखाई देता है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत दिन तक कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हो, बट अचानक से वो सिम्टम्स ना बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो सिम्टम्स है ये एक्चुअली कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई देगा, और ये बहुत रेयर होता है कि 1 घंटा 2 घंटा इस तरह में दिखाई देता है। ये कई मिनट, कुछ मिनट तक ये अटैक आएगा, उसके बाद अपने आप रेमिट हो जाएगा। और एक चीज है, जो ये पैनिक डिसऑर्डर है ना, वो मैक्सिमम टाइम एगोरोफोबिया से एसोसिएट होता है। मतलब जिन व्यक्ति को एगोरोफोबिया का बीमारी है उन लोगों का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है पैनिक अटैक आने का। अभी एगोरोफोबिया क्या है, हमने फोबिया में पढ़ा था, ये एक टाइप ऑफ फोबिया है जहाँ पे जिस व्यक्ति को एगोराफोबिया होता है ना, वो व्यक्ति ना घर से कहीं दूर, मतलब कहीं भीड़ भाड़ प्लेस में जाने से, या तो ऐसा कोई जगह जहाँ घर से बहुत दूर है, ठीक है, इस तरह का जगह से, कोई ओपन स्पेस जहाँ उसका जान पहचान का कोई नहीं हो, इस तरह की जगह में जाने से उसको डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उस तरह का जगह पे अगर वो अकेली जाएगी, कोई भीड़ जगह में अकेली वो घर से थोड़ा दूर जाएगी, जिस जगह उसको पता नहीं है, तो उस जगह में शायद जगह से वो वापस घर नहीं आ पाएगा। उसके मतलब उसका कुछ अगर हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वहां पे कोई नहीं रहेगा उसको हेल्प करने का। तो वो सारा चीज सोच के ना उसको पैनिक अटैक आ सकता है उस जगह पे। और इस तरह का जो व्यक्ति होता है ना, जिसको एगोराफोबिया होता है, इस डर में कि उसको कुछ हो जाएगा और पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, वो ना अपने आप को घर में ही बंद करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ट्रेवल करना भी बंद कर देता है और घर में ही बंद करना शुरू कर देता है। और ये जो कोर्स है, ये जो पैनिक डिसऑर्डर है ना, ये मोस्टली क्या होता है, जो पेशेंट होता है, एक तो एगोराफोबिया का पेशेंट में मोस्टली पैनिक डिसऑर्डर दिखाई देता है, और दूसरा है ये जो पैनिक डिसऑर्डर अगर किसी को होता है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 2/3 पेशेंट जो होता है पैनिक डिसऑर्डर का, उन लोगों में डिप्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस करता है, उन लोगों में डिप्रेशन का सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करता है। और मैक्सिमम लोग क्या होता है, इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए, कोप करने के लिए वो लोग क्या करता है, सब्सटेंस एब्यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोर्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। अभी हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। नहीं, उससे पहले हम जान लेते हैं उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अगर जितना भी फिजिकल सिम्टम्स मैंने बोला है, जैसे पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, डिजीनेस, ठीक है, तो ये सारा चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग फिजिकल जितना भी टेस्ट है वो सारा कर सकते हैं। हम हाइपोग्लाइसीमिया के लिए सीरम ग्लूकोज मेजरमेंट कर सकते हैं, थायराइड टेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी सब्सटेंस ले रहा है कि नहीं, उसके लिए सब्सटेंस टॉक्सिसिटी है कि नहीं, कोई भी मेडिकल कंडीशन के लिए है कि नहीं, वो मतलब हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद देखेंगे अगर सारा चीज नॉर्मल आ रहा है, तो मतलब ये अटैक जो आ रहा है वो
सीवियर एंजाइटी की वजह से एंजाइटी का अटैक है, जिसको हम पैनिक अटैक बोल रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो ICD-10 का क्राइटेरिया है और DSM-5 का जो क्राइटेरिया मैंने बोला, साइंस एंड सिम्टम्स बोला, उसके हिसाब से बेस करके भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। अभी आ गया हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली यहाँ पे हम लोग दो तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और बेस्ट रिजल्ट कब आएगा, जब हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो कंबाइन करके देंगे। तो देखते हैं कि हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेनली पहले हम लोग देंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में बेंजोडायजेपाइन मेनली हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, मेनली जैसे कि एल्प्राजोलम, क्लोनाजीपाम। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है पैनिक डिसऑर्डर के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। सेकेंड हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, क्योंकि जो पैनिक अटैक है, पैनिक डिसऑर्डर है, उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है पल्पिटेशन होना। अगर एंटी एंजाइटी लेने के बाद भी पेशेंट का पल्पिटेशन कम नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। अभी देखते हैं साइकोलॉजिकल थेरापीज में क्या क्या दे सकते हैं। बिहेवियरल थेरापीज में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलैक्सेशन थेरापीज दे सकते हैं। ये जो रिलैक्सेशन थेरापीज है ना, ये सब तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है ना उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। अभी पैनिक डिसऑर्डर में कैसे काम करता है, अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जो हाइपरवेंटिलेशन है, रिस्क ऑफ हाइपरवेंटिलेशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, प्राणायाम करवा सकते हैं। हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हेड टू टू हम उसका बॉडी का जितना भी मसल्स है ना उसको हम पहले कंट्रैक्ट करवाते हैं, उसके बाद रिलैक्स कराते हैं। तो बॉडी का सारा मसल इस तरह से रिलैक्स करवाते हैं हम लोग इस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी में। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम गाइडेड इमेजिनरी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पेशेंट को एक कुछ अच्छा पीसफुल मेंटल इमेज के बारे में सोचने के लिए बोलेंगे और रिलैक्स फील करवाएंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कुछ कमिंग म्यूजिक दे के म्यूजिक थेरापी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉग्निटिव थेरापी, बिहेवियरल थेरापी जो है वो दे सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो टेक्निक है ना वो एंजाइटी के लिए बहुत ज़्यादा असरदार साबित हुआ है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मेन क्या करता है, उसमें जो हमारा एंजाइटी प्रोड्यूस करने वाला जो ट्रिगर्स है, जो थॉट्स एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, ट्रिगर्स करता है, तो थेरेपिस्ट पेशेंट को वो सारा थॉट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और वो सारा थॉट को ना, नेगेटिव थॉट को किस तरह से पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है उस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल थेरेपीज। अभी नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हमने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी कर लिया, हम लोगों ने साइकोलॉजिकल थेरेपीज में भी देख लिया क्या क्या करना है। अभी हमारा आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले हम सबसे पहले जो करेंगे वो है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में हम थोड़ा उसका हिस्ट्री लेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि पैनिक डिसऑर्डर में कई सारा फिजिकल सिम्टम्स होता है, तो पेशेंट का ऐसा कोई फिजिकल सिम्टम्स आ रहा है कि नहीं वो नोट करेंगे। उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फीलिंग भी हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, कोई भी पेशेंट किस किस चीज में एंजाइटी ट्रिगर हो रहा है वो सारा चीज अगर हमारे आंखों के सामने हो रहा है तो वो सारा चीज हम एसेस करेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हम क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, एक डायग्नोसिस तो ऐसा कर सकते हैं कि पैनिक एंजाइटी रिलेटेड टू रियल और परसिव्ड थ्रेट to biological integrity or self-concept evidenced by various physical and psychological manifestations। तो इसका क्या गोल हो सकता है, इसका हमारा गोल हो सकता है कि हम पेशेंट को ये रिकॉग्नाइज करवाए, मतलब पेशेंट रिकॉग्नाइज करे कि उसका सिम्टम्स क्या है, कब ऑनसेट होता है एंजाइटी का, और ये पैनिक एंजाइटी का सिम्टम्स को वो पहचान के
पैनिक लेवल में रीच करने से पहले ही उसको वो एंजाइटी को वो रिड्यूस कर पाए। ये हमारा मेन एम होगा, टू रिड्यूस द पैनिक एंजाइटी। तो पैनिक एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या इंटरवेंशंस दे सकते हैं? पहले तो हम पेशेंट को सेफ्टी और सिक्योरिटी का रीएश्योरेंस दे सकते हैं। उसके बाद हम उसका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे बहुत शांत सा, काम सा, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे बहुत जो स्टिमुलाई है सारा, जैसे कि नॉइज, लाइटिंग, पीपल भी बहुत कम रखेंगे सराउंडिंग में, ज़्यादा लोग नहीं रखेंगे, ज़्यादा नॉइज नहीं मेंटेन करेंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा लो स्टिमुलाई जैसा एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो पेशेंट को हम लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, थोड़ा छोटा छोटा ब्रीफ मैसेजेस देंगे और क्लियर मैसेजेस देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग कुछ नहीं करने के लिए देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर जो फिजिशियन ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, मतलब एंटी एंजाइटी या तो एंटी डिप्रेशन, वो टाइमली हम लोग देंगे और देखेंगे कि मेडिसिन देने के बाद कुछ भी साइड इफेक्ट्स आ रहा है तो उसको हम नोटिस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन करवा सकते हैं, जिससे कि उसका जो एंजाइटी का साइंस एंड सिम्टम्स हो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, इस तरह का कुछ चीज़ें हम लोग उसको करने में हेल्प कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस 2 में हम क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस 2 जैसे कि एक दिया है मैंने, powerlessness related to impaired cognition evidenced by verbal expression of lack of control over life situations and non-participations in decision making related to our care, related to own care और significant life issues। तो इसका मेन क्या एम होगा? उसका मेन एम होगा कि पेशेंट का सेल्फ कंट्रोल जो है उसको इम्प्रूव करना, पेशेंट का सेल्फ कंट्रोल लेवल इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हो सकता है? इसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस हो सकते हैं, पेशेंट को हम छोटा छोटा खुद का एक्टिविटी दे सकता है, जो अपना खुद का एक्टिविटी खुद करे। ठीक है, अपना डिसीजन खुद मेक करे, इस तरह का कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं, जिससे उसका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो बढ़ जाए। उसको हम रियलिस्टिक गोल सेट करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? पेशेंट का खुद का प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि पेशेंट का खुद का प्रॉब्लम की पेशेंट सॉल्व कर पाए और अपना लाइफ का डिसीजन लाइफ खुद कंट्रोल कर पाए। ये हमारा मेन एम होगा इस मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस में। तो मैंने 2 बोला, और क्या क्या हो सकता है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पैनिक डिसऑर्डर क्या है, पैनिक अटैक क्या है। ठीक है, इसका क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स है, क्या 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 होता है इसमें, क्या क्या कॉजेस है और क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कुछ आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।